फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। देश के 69वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बधाई। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का वह उद्घोष आज भी याद है। 68 साल हो गए हमारी आज़ादी को। क्या लोकमान्य का वो स्वराज्य आज भी हमें मिल पाया है? सवाल खड़े करता है, क्या लोकमान्य ने और आज़ादी के उन दीवानों ने क्या इसी तरह के देश के लिए, इसी तरह के भारत के लिए, इसी तरह के राष्ट्र की कल्पना की थी और इसीलिए अपनी जान और अपनी जीवन पूरा कुर्बान कर दिया था? सवाल खड़े करता है। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रपौत्र शैलेश तिलक आज स्वयं हमारे सामने हैं। आज हमारे सामने है शैलेश तिलक। नमस्कार शैलेश जी। नमस्ते। भारत की आज़ादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। पर सवाल ये खड़े करता है, क्या क्योंकि आप तो लोकमान्य के प्रपुत्र हैं, क्या आज़ादी ऐसी आज़ादी चाहिए थी उन्होंने? प्रश्न तो बहुत कठिन है जी। तिलक जी को क्या, स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने योगदान दिया उन सभी को बिल्कुल ऐसी आज़ादी अपेक्षित नहीं थी। खास करके तिलक जी को स्वराज्य के साथ सुराज्य का भी आशा थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी स्थिति बहुत कठिन है। चाहे हम कुछ भी कहें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आज जो देश की स्थिति देखकर। 1856 में तिलक जी जब पैदा हुए तो हमारी 57 की लड़ाई उनके बचपन में ही छिड़ गई थी और छिड़ने के बाद देश में ज़रूर माहौल बना, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ गया था। देश का स्वतंत्रता आंदोलन पिछड़ गया था और उस माहौल में पलकर आगे बढ़े तिलक और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के ज्वाला को वापस जला दिया था। ऐसे में जब लगता है कि तिलक ने क्या अपनी जवानी, क्या अपना सारी उम्र, क्या ऐसी आज़ादी के लिए झोंकी? मुझे तो लगता है कि 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ उसके बाद, उस समय तो तिलक 1 साल के थे। पर हमारी संस्कृति तो कहती है ना कि कोख में भी बच्चा सीखता है, तो शायद उस माहौल में जब वो डेक्कन कॉलेज में थे तब उनके साथ जो उनके साथी थे, मतलब आगरकर थे जी, तिलक थे, रानड़े जी थे, रानड़े आगे थे, उनके सीनियर थे, लेकिन उनमें जो चर्चा होती थी वो सुनकर, वो पढ़कर ऐसे लगता है कि उन्होंने खास इसके बारे में सोचा होगा कि 1857 के युद्ध में जो हमें पराभूत होना पड़ा, तो उसके आगे अगर हमें कुछ करना है तो तलवार के साथ करना नामुमकिन है, क्योंकि ब्रिटिशों का उस समय बहुत प्रभुत्व देश पर हो चुका था, कसकर उन्होंने बहुत ये किया था, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अलग सा करना पड़ेगा। और उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि आगे जो कुछ करना है वो देश के लिए करना है, आगे जाकर हमें नौकरी तो जरूर करनी नहीं। देश की अगर युवा पीढ़ी या देश के ज़्यादातर लोगों को कहा जाए तो अपने में गुमसुम है, अपने स्वार्थ में लिप्त है, अपनी ही सोच में लगा हुआ है। क्योंकि आप तो परिवार से जुड़े हुए हैं, ऐसी कौन सी कहानियाँ थी, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो तिलक के दिल में, ऐसे समय में जब अंग्रेज़ों का इतना अत्याचार था और राष्ट्र सेवा को लेकर, राष्ट्र की बातों को लेकर वो इतने उद्वेलित होकर राष्ट्र के इस यज्ञ में कूद पड़े थे? नहीं, बिल्कुल लेकिन आज की युवा पीढ़ी को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज की हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि उसमें पैदा होने वाले युवा उस तरह के ही पैदा होंगे। इसमें तिलक जी का जो चतुसूत्री में राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में कहा था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने 1881 में स्कूल शुरू किया, न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से जी। उसका उद्देश्य यही था कि उस ज़माने की जो शिक्षा थी, इसके बारे में तिलक का कहना था कि उस ज़माने की शिक्षा केवल नौकर पैदा करने वाली इंडस्ट्री है, मतलब अंग्रेज़ों को जो नौकर चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, उसको पैदा करने वाली ये इंडस्ट्री है। तो इसीलिए उन्होंने जो स्कूल शुरू किया उसमें देश भावना, राष्ट्र भावना जागृत हो, ऐसी शिक्षा देने के लिए ये स्कूल शुरू हुआ।
और उसका नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में सारी जगह ऐसे स्कूल शुरू हुए तो अंग्रेजों के स्कूल बंद पड़े। तो ऐसी शिक्षा की आज आवश्यकता है। क्या कारण है कि सत्ता बदली, देश आज़ाद हुआ, गोरों की जगह रंग बदल गया, काले लोग आ गए, ना नीयत बदली ना नियति बदली? क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्या लगता है कि कहाँ ऐसा गैप रह गया? क्योंकि तिलक तो 1920 में ही चले गए थे, लेकिन आज़ादी की अलग जो तो वो जगह गए थे। क्या ऐसी कोई गड़बड़ हो गई जो हमारी नियति नहीं बदली? गड़बड़ जरूर हुई, शिक्षा में तो हुई। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस समय के अध्यापक भी उतने ही अच्छे थे। उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने जो शिक्षा दी, उसके बदौलत ये सारे नेता पैदा हुए। मैं एक कहना चाहता हूँ कि सावरकर जी ने 1947 में जी प्रधानमंत्री को कुछ महत्वपूर्ण विचार लिखकर भेजे थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। उसमें से एक ये विचार था कि हमारे देश की रक्षा करने वाला सैनिक और हमारी बच्चों को शिक्षा देने वाला अध्यापक, शिक्षक, उनको अमीर और समृद्ध बनाना होगा जी, तभी हमारा देश का भविष्य हो सकता है। और ये उसे हम प्राथमिकता नहीं दे सके, इसकी बदौलत आज सबसे कम ध्यान इन्हीं दोनों पर है। बिल्कुल समृद्ध नहीं है। शैलेश जी कहते हैं कि तिलक जब स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहे थे तो वो गर्म विचारों के थे और गोपाल कृष्ण गोखले नरम विचारों के थे, और कहते हैं कि उनके बीच में सामंजस्य इस बात को लेकर हमेशा टकराव हुआ कि रास्ता कौन सा अपनाया जाए। क्या ये टकराव भी कहीं आज़ादी के लिए कोई बड़ा सवाल बना था क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये सच है कि दोनों में काफ़ी मतभेद हो चुके थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में उस कांग्रेस में फूट पड़ गई, लेकिन उसके तुरंत बाद लोकमान्य तिलक जी को 8 साल की सज़ा हुई और वो देश से या पॉलिटिक्स से बाहर चले गए और 14 को वापस आए। मतलब 8 साल वो देश में नहीं थे। लेकिन इन 8 सालों में जो कांग्रेस इनके हाथों थी, नेमस्त लोगों के हाथों, वो भी बहुत वीक हो चुकी थी। और जब तिलक छूट कर वापस आए तो उन्होंने दोबारा कांग्रेस में प्रवेश किया, लेकिन तब तक ये उनका नेतृत्व बहुत वीक हो चुका था। हालांकि 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले जी का देहांत भी हुआ जी, तो उस पार्टी को, उस गठ को नेता ही नहीं रहा जी, तो ऑटोमेटिकली ये सब पूरा नेतृत्व लोकमान्य तिलक जी के। तो एक जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हो चुका। क्या लगता है कि अगर बाल लाल तीनों जिस तरह से कहते हैं कि उनमें अरविंद घोष भी शामिल थे और बाकी लोग भी थे, इन लोगों ने जिस तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई थी और कहा था कि होम रूल चाहिए, इन्होंने जिस तरह से कहा था पूर्ण स्वराज्य चाहिए, क्या कांग्रेस उस समय मान लेती तो क्या हमारी आज़ादी और 25 साल पहले नहीं आ जाती? बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि लोकमान्य के जब 14 को छूटने के बाद उनका 14 से 20 तक का राजकीय जो प्रवास है, उसको अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनको शायद इस बात का संकेत मिल चुका था कि हमें आज़ादी मिल सकती है। क्योंकि उन्होंने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तभी जो कांग्रेस को, अंग्रेज़ों को सपोर्ट करने के बहुत बिल्कुल विरुद्ध थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे नौजवानों को सेना में भर्ती होना चाहिए, जिससे तैयार हो, हमारे उनको मिलिट्री एजुकेशन मिले। तो ये सब क्या दिखाता है? अगर शायद तिलक जी और 4-5 साल जीवित रहते तो मुझे लगता है कि आज़ादी मिल सकती थी और ये उनके दृष्टि में आ चुका था। लोकमान्य के समय में रेंडर हत्याकांड हुआ, चाफिकर बंधुओं को गिरफ्तार किया गया और तिलक जी ने बिल्कुल खुलकर विरोध किया, जबकि उनका कोई साथ नहीं था, लेकिन आज़ादी के वो दीवाने थे और उन्होंने पूरा उनका साथ दिया। लेकिन इसके बाद जब 1920 के बाद की बात आती है तो ऐसा ही मामला भगत सिंह का आया तो गांधी ने साथ नहीं दिया। क्या लगता नहीं है कि ये जो लोकमान्य के बाद जो आज़ादी की लड़ाई में भी अलग अलग जो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा हो गई थी, उसने भी काफ़ी कुछ नुकसान किया भारत को? नहीं,
देखिए, ऐसा कहना थोड़ा साहसपूर्ण होगा और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उस समय में जो घटना घटी वो आज हम जब सोचते हैं तो उस समय क्या परिस्थितियां थी, उनके सामने क्या विकल्प थे, ये आज हमें पता नहीं है सही मायने से। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद की बात आती है, देश तो आज़ाद हो गया, देश बड़ा महान हो गया, आज़ादी हमारे पास आ गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना महान ये देश हो गया आज़ादी के साथ, क्या नेता भी उतने ही महान हो गए? बिल्कुल, बहुत दुख होता है। देखिए, लोकमान्य तिलक जी हो या उस ज़माने के ये हो, लोकमान्य तिलक जी ने मंडाले जब गए थे तो वो गीता रहस्य ग्रंथ लिखा था, गीता के ऊपर, कर्मयोग के ऊपर। उनका ये कहना था कि हमें जो फल की अपेक्षा किए बगैर जो काम, हमारा जो कर्तव्य है वो करते रहना चाहिए। और तिलक जी की भी धारणा यही थी, उन्होंने अपने राजकीय इसमें भी इसी तरह का वर्तन किया। आज तो बिल्कुल बिना फल के कोई काम ही नहीं होता। बिना फल के हो या हायरार्की हो, हमारे घर में सब रहना चाहिए, ये जो भावना है, ये हायरार्की बात है, तो जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास जो पावर है या उनके पास उन्होंने जो एजुकेशन संस्थाएं या शुगर फैक्ट्रीज, उसके साथ जो ये कारोबार सब है, ये संस्थान तैयार हो चुके हैं। पारिवारिक संस्थान, आम आदमी आसानी से इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। यही शैलेश जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि इलेक्शन की बात की, आपने परिवार की बात की, बड़े सवाल भी उठते हैं, हर चुनाव में सवाल उठते हैं और विपक्षी दल भी, कि 67-68 साल में नेहरू और नेहरू के साथ देश में कुछ ऐसे परिवार हैं, पॉलिटिकल परिवार, जिन्हीं के हाथों में, भले ही वो किसी भी दल के हों, कुछ परिवारों के हाथों में सत्ता घूमती रहती है और देश की 120 करोड़ जनता उन्हीं परिवारों के हाथों में खिलौना बनी रहती है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 120 करोड़ जनता की है जी। जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके साथ हमें कई अधिकार मिले। आज हम कहीं घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियों का एहसास हमें कहाँ है? तो ये गलती तो हमारी है ना। यानी कि हम आज़ादी के बाद सो गए, हमारी जनता सो गई और तंबू तान के हमारी है। ऐसा लगा कि बहुत मेहनत कर ली, अब तो चलो फसल उग गई है, अब जाके सो जाएं। बिल्कुल। शैलेश जी, एक बात है कि क्योंकि तिलक जी जब लड़ रहे थे तो आपके दादाजी, क्योंकि वो आपके परदादा थे, आपके दादाजी उस समय कितने बड़े थे? अनफॉर्चुनेटली उनके बच्चों के साथ, मतलब मेरे दादाजी या उनके भाई, उनके साथ बहुत बुरा हुआ जी। उसका कारण एक तो ये था कि तिलक जी को घर में ध्यान देने के लिए समय था नहीं। पूरा उनका समय उन्होंने इसके ऊपर देश के लिए समर्पित कर दिया था। और मंडाले के छूटने के बाद, जब वो मंडाले में थे, उनके पति का देहांत हो चुका था, आपकी परदादी का। तो घर में बच्चों के तरफ देखने वाला, उनको गाइड करने वाला कोई था नहीं। और 14 के बाद आने के बाद वो और भी व्यस्त हो गए, पूरे 6 साल देश में घूमते रहे। ओहो, आपके पिताजी तो छोटे रहे होंगे। हाँ, मेरे पिताजी तो बहुत छोटे थे। छोटे थे, अच्छा। तो ऐसे तिलक जी की कहानी सुनाने वाला तो कोई था नहीं। तिलक जैसे महान नेता के परिवार को ये आज़ादी की लड़ाई का क्या भोगना पड़ा, वो ये दिखाता है। तिलक जी ने हालांकि काफ़ी सोच समझ के बहुत सारी व्यवस्था लगा के रखी काफ़ी थी। आर्थिक कठिनाइयों से भी वास्ता पड़ा होगा। नहीं, तिलक जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बहुत परिवार के लिए की थी। बहुत होशियार, खुद वकील थे, मैथमेटिशियन ये थे, तो वो बहुत आगे की सोच कर उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी उनको बच्चों को बहुत झेलना पड़ा। यही सवाल आता है कि एक और तिलक देश के लिए अपने पूरे परिवार को ही उनके लगभग स्वाह होना पड़ा। एक और ये है कि परिवार के लिए देश को स्वाह करने वाले नेता आजकल हो गए हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।